Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, आज बात करेंगे शिक्षण विधियों के टेस्ट की। शिक्षण विधियों के इससे पहले मैंने 2 टेस्ट ले चुका हूं, ठीक है। तो अगर आपने वो 2 टेस्ट नहीं देखे हैं तो उन दोनों टेस्टों को ज़रूर देखें। और एक बात से सबको अवगत कराना चाहता हूं कि पहले भी शिक्षण विधियों साइकोलॉजी का टेस्ट लेता था, लेकिन उन टेस्टों में मैं कहीं से भी प्रश्न बना देता था। 10 प्रश्न, 15 प्रश्न, 20 प्रश्न, कितने का भी प्रश्नों का टेस्ट ले लेता था। किंतु अब क्या होता है कि कोई सा भी सब्जेक्ट का जिसका टेस्ट लिया जा रहा है वो संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट है और उसमें 30 प्रश्न हर टेस्ट में रहेंगे। तो मित्रों, ये जो टेस्ट चल रहे हैं ये 30 प्रश्नों वाले टेस्ट है। तो ये 30 प्रश्नों वाले मैंने जो संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है शिक्षण विधियों के 2 टेस्ट ले चुका हूँ। साइकोलॉजी के 4 टेस्ट हो चुके हैं। तो मित्रों, आज शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 3 है और 30 प्रश्न हैं इस टेस्ट में। ये लेवल 1 के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है और लेवल 2 के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो मित्रों, बात करेंगे 30 प्रश्नों की। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है मित्रों, उद्देश्य प्राप्ति की छोटी छोटी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? कि कोई बालक है वो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छोटी छोटी कई क्रिया करता है, तो उनको किस नाम से जाना जाता है? उद्देश्य के नाम से जाना जाता है उन क्रियाओं को, कौशल के नाम से जाना जाता है, प्राप्य उद्देश्य के नाम से जाना जाता है, या सभी के नाम से उसको जाना जाता है? तो मित्रों, राइट आंसर बताना है। साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा प्राप्य उद्देश्य के नाम से इसको जाना जाता है। तीसरा विकल्प इसका सही रहेगा। प्राप्य उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि जो अपना मुख्य उद्देश्य होता है उसकी प्राप्ति के लिए जो छोटी छोटी क्रियाएं की जाती है उसको ही प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। जैसा आप रीट आपका मुख्य उद्देश्य है, लेकिन उसमें कई प्रकार के आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, उनको याद करते हो, तो फिर वो प्राप्य उद्देश्य कहलाते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दूसरा प्रश्न आता है मित्रों, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? अबेकस एक शिक्षण सहायक सामग्री है। यह एक गणित शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। तो इसका प्रयोग जो छोटी कक्षाएं होती है उनमें किस रूप में प्रभावी होता है? गिनती सिखाने में प्रभावी होता है, लिखना सिखाने में प्रभावी होता है, वाचन सिखाने में प्रभावी होता है, या हस्तलेख सिखाने में प्रभावी होता है? तो मित्रों, राइट आंसर बताइए। तो साथियों, इसका राइट आंसर है गिनती सिखाने में। अबेकस क्या होता है, आपने देखा होगा, इसको गिनतारे कहा जाता है हिंदी में। कि इस प्रकार का एक चार्ट होता है, उसमें इस प्रकार के तार जैसे लगे होते हैं और उन तारों में ये पारे जैसे कुछ पिरोए जाते हैं। और जैसे बढ़ते क्रम में कि इसमें 1 पारा, इसमें 2 पारे, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से ये पारे होते हैं और बच्चों से वो गिनवाए जाते हैं और बच्चे गिनती सीख जाते हैं। इस प्रकार से अबेकस का प्रयोग किस में किया जाता है? गिनती सिखाने में। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग निम्न में से कौन सा आधार महत्वपूर्ण है? कि जो दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? तो ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार हो जाता है, आकर्षण व रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण हो जाता है, कम समय में इनसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और अध्यापक को ज्ञान स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। तो मित्रों, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन इन बिल्कुल सही ऑप्शनों में भी सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन कौन सा रहेगा? साथियों, इसका जो सही आंसर आता है वो आता है ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार। मतलब जो दृश्य श्रव्य सामग्रियां होती है ये किस आधार पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनसे जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है उनका ज्ञान से संबंधित, मतलब बिल्कुल साक्षात्कार हो जाता है। पहला विकल्प ही सही रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्व ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होता है। हमारी ज्ञानेंद्रियां एक साथ अधिक ज्ञानेंद्रियां इनके माध्यम से कार्य करती है। अतः सर्वाधिक प्रभावित कौन होती है मित्रों? ज्ञानेंद्रियां। प्रथम विकल्प सही है इसका।
प्रश्न नंबर 4 देखेंगे साथियों। चौथा प्रश्न है, कोटारी शिक्षा आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? एकांक की प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, उपयोगी प्रक्रिया है या अनुपयोगी प्रक्रिया है? तो ये अपने अनुसार नहीं बताना है। जो कोटारी शिक्षा आयोग जो 1964-66 में जिसकी स्थापना हुई थी, 64 में 66 में, ठीक है, तो उसके ये कोटारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है, आपको इसका उत्तर बताना है मित्रों। इसका आंसर है, कोटारी शिक्षा आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा विकल्प यहाँ पे सही है साथियों, ठीक है, सतत प्रक्रिया बताई है इन्होंने। प्रश्न नंबर 5 है, देखिए सामने आपके 5वें प्रश्न को, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है कौन सी विधि में? सामान्य से विशिष्ट की ओर, आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि या निगमन विधि? तो मित्रों राइट आंसर बताना है आपको, क्या है इसका सही आंसर। मित्रों सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत निगमन विधि में लागू होता है, जबकि विशिष्ट से सामान्य की ओर सिद्धांत आगमन विधि में लागू होता है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब चौथा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। छठा प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान कौन सा है? मूल्यांकन, उद्देश्य, अधिगम या सभी? तो मित्रों शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान बताना है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों राइट आंसर है मूल्यांकन, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या कहलाता है? मूल्यांकन ही होता है, मूल्यांकन ही कहलाता है। तो अगर प्रश्न आता है आपके रीट एग्जाम में कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या होता है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? मूल्यांकन होता है। शिक्षण प्रक्रिया का होता है पाठ योजना का अंतिम सोपान नहीं पूछ रहे ये शिक्षण प्रक्रिया का। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे साथियों। 7वां प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया? देखो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इन तीन उद्देश्य पक्षों का भी 6 भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो जो भावात्मक पक्ष है उसका वर्गीकरण करने वाले कौन थे? सिम्पसन थे, हर्बर्ट थे, स्किनर थे या ब्लूम, क्रेथवाल व मसीहा थे? तो राइट आंसर बताएं मित्रों, भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ये भी पढ़ाऊंगा, उद्देश्य के अंतर्गत आती है ये चीज़ें साथियों। इसका सही आंसर है ब्लूम, क्रेथवाल और मसीहा ने विज्ञान शिक्षण क्या सभी शिक्षण में भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया है। कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? चौथा विकल्प इसमें सही आएगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है, विज्ञान किट है, जो विज्ञान साइंस किट होती है वो क्या है? विज्ञान शिक्षक की व्यक्तिगत कुंजी होती है, विज्ञान पढ़ने के दौरान पहने जाने वाला वस्त्र होता है, विज्ञान के उपकरणों का बॉक्स होता है और सभी? तो मित्रों राइट आंसर बताइए, विज्ञान शिक्षण क्या है? मित्रों इसका जो सही आंसर है वो है विज्ञान के उपकरणों का बॉक्स ही विज्ञान किट कहलाता है। इसमें अलग अलग छोटी छोटी सामग्रियां होती है जिसमें साइंस जो विज्ञान के जो छोटे छोटे उपकरण हैं वो रखे जाते हैं। तीसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9वां प्रश्न है, चिड़ियाघर का उपयोग जिस शिक्षण विधि में किया जा सकता है वह शिक्षण विधि कौन सी है? प्रयोग प्रदर्शन, भ्रमण, प्रयोजन और अन्वेषण? तो मित्रों चिड़ियाघर का प्रयोग कौन सी शिक्षण विधि में किया जा सकता है साथियों? इसका सही आंसर आता है भ्रमण, ठीक है भाई। चिड़ियाघर में कोई खोज तो करेंगे ही नहीं, वहाँ प्रयोग प्रदर्शन आप थोड़ी करोगे, वहाँ प्रयोजना हो सकती है, लेकिन प्रयोजना से भी बेस्ट कौन सी विधि है मित्रों? भ्रमण, ठीक है। भ्रमण विधि सबसे बेस्ट है चिड़ियाघर का उपयोग करने के लिए, अतः दूसरा विकल्प सही होगा साथियों। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न है, विज्ञान किट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा विज्ञान किट बनाई जाती है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, इसको शॉर्ट में SIERT के नाम से भी जाना जाता है। SIERT भी इसको आप कह सकते हो। दूसरा विकल्प है
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, RBSC जिसको आप बोला जाता है, रीड जिसका आयोजन कराएगी। तीसरा है निदेशालय प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, ये जो BSTC वगैरह का कोर्स यही कराती है। और चौथा है प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राजस्थान जयपुर। तो मित्रों राइट आंसर ये बताइए कि विज्ञान किट का निर्माण कौन सी एजेंसी या संस्था के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर है साथियों SIERT के द्वारा विज्ञान किट बनाई जाती है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के द्वारा। पहला विकल्प सही है मित्रों। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है पाठ योजना का दर्पण किसे कहा जाता है। पाठ योजना का दर्पण पूछ रहा है ये आईना, प्रस्तावना को, प्रस्तुतिकरण को, प्रदर्शन कौशल को और श्यामपट्ट को। तो मित्रों राइट आंसर बताइए पाठ योजना का दर्पण किसे कहते हैं। साथियों सही आंसर है प्रश्न नंबर 11 में प्रस्तावना को। ठीक है, पाठ योजना का दर्पण प्रस्तावना को कहा जाता है। याद रखना, लिख लिया करो यार, अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है तो लिख लिया करो, बाद में पछताना पड़ेगा, बाद में याद आएगी ये चीज़ें, बाद में सोचोगे कि यार आखिर क्यों मैंने किसी की बात नहीं सुनी, क्यों अपने आप को इतना होशियार समझता था। तो जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है, याद नहीं है, उनको लिख लिया करो। एक निवेदन है, एक प्रार्थना है आप लोगों से, आप भविष्य के टीचर बनने जा रहे हो तो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो थोड़ी दूसरों की सलाह भी माना करो। प्रश्न नंबर 12 है, 12वां प्रश्न है मित्रों, गलत उत्तर आने पर उपचारात्मक निर्देश दिए जाते हैं। कोई छात्र गलत उत्तर दे रहा है किसी प्रश्न का, तो वहाँ पे फिर उपचारात्मक उसको सही करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि में और सभी में। तो मित्रों ये अभिक्रमित अनुदेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से 100% हर बार क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहेंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे इसको भी। तो मित्रों राइट आंसर बताइए इसका। साथियों इसका सही आंसर है गलत उत्तर आने पर उपचारात्मक निर्देश शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में दिए जाते हैं। 12वें प्रश्न का प्रथम विकल्प सही रहेगा। शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में क्या होता है कि जैसे ही व्यक्ति या बालक किसी चीज़ को सीखने के बाद भी उसको अगर गलत बताता है तो फिर उसका उपचार भी वहाँ पे कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे मित्रों। 13वां प्रश्न है दल शिक्षण का प्रथम प्रारूप क्या है। आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र, प्रयोगशाला सत्र और मूल्यांकन सत्र। तो मित्रों जिसको दल शिक्षण या टीम टीचिंग भी जिसको कहा जाता है, तो इसका प्रथम प्रारूप को क्या होता है इस विधि में। ये देखो सामाजिक और पर्यावरण और विज्ञान तीनों में ये विधि आती है। तो राइट आंसर बताइए मित्रों। मित्रों इसका जो सही आंसर है दल शिक्षण का प्रथम सत्र होता है आम सभा सत्र। क्या होता है? आम सभा सत्र, फिर होता है लघु सभा सत्र, फिर होता है प्रयोगशाला सत्र, जिसके अंतर्गत ही मूल्यांकन कार्य किया जाता है। तो यहाँ प्रथम विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। सामान्य उद्देश्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? लक्ष्य कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं या सभी। तो सामान्य उद्देश्य को किस नाम से जाना जाता है मित्रों? मित्रों राइट आंसर है सामान्य उद्देश्य को ही लक्ष्य के नाम से जाना जाता है और विशिष्ट उद्देश्य को ही प्राप्य उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम विकल्प सही रहेगा मित्रों। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15वां प्रश्न है फ्लैनल बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? अच्छा, किसके लिए किया जाता है फ्लैनल बोर्ड का उपयोग? स्लाइड को दिखाने के लिए किया जाता है, या फिर चित्रात्मक सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, या चित्रों को विस्तृत व छोटा करने के लिए किया जाता है, या चित्रों को रंगने के लिए स्लाइड बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों राइट आंसर बताइए इसका। मित्रों फ्लैनल बोर्ड अच्छी तरह से मैं पढ़ा चुका हूँ। फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग चित्रात्मक सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एक ये मोटा खादी का एक कपड़ा होता है जिस पर चित्रात्मक सामग्री चिपकाई जाती है। तो दूसरा विकल्प सही है साथियों ये। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। 16वां प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पुनर्बलन सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर, संबद्धवाद सिद्धांत पर और सामाजिक सिद्धांत पर। तो मित्रों जो अभिक्रमित अनुदेशन के जो 4-5 प्रकार होते हैं
वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? मित्रों प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर है क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है जो स्किनर के द्वारा दिया गया है, ये सभी जो अनुदेशन है वो उसी पर आधारित है, क्योंकि इसका अभिकर्मित अनुदेशन के जनक भी कौन है? बीएफ स्किनर है, अतः उनके ही सिद्धांत पर ये आधारित है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं मित्रों। 17वां प्रश्न है बालकों को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है ये, या ये जोयस ने कहा है, या ये जॉन ड्यूवी ने कहा है, या सचमैन ने कहा है? तो मित्रों बालकों को कम से कम बताओ और उन्हें अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करो, ये कहने वाले कौन थे? मित्रों राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। कौन थे ये? हर्बर्ट स्पेंसर। जेफ हर्बर्ट अलग है और हर्बर्ट स्पेंसर मित्रों अलग है। तो हर्बर्ट स्पेंसर जेफ हर्बर्ट के शिष्य थे। तो यहाँ पे देखिए ये जो कथन है ये विश्लेषण विधि के संबंध में इन्होंने कहा था मित्रों। पहला विकल्प यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कराने वाला प्रश्न मुख्यतः किस प्राप्ति उद्देश्य की जांच करता है? कि कोई प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान है तो कौन से उद्देश्य की जांच कर रहे हैं? कौशल की, अवबोध की, ज्ञान की, या अभिरुचि की? तो मित्रों राइट आंसर बताइए। साथियों इसका सही आंसर है ज्ञान की। ठीक है, क्योंकि ज्ञान में ही रिक्त स्थान पूर्ति, जिसको प्रत्यय स्मरण प्रश्न कहा जाता है, रिक्त स्थान पूर्ति ज्ञान के अंतर्गत रखी जाती है। एक तो होता है प्रत्यय स्मरण प्रश्न और एक होता है प्रत्यभिज्ञान प्रश्न। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो तो प्रत्यभिज्ञान, और जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं वो प्रत्यय स्मरण। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो तीसरा ही विकल्प इसमें सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19वां देखेंगे मित्रों। 19वां प्रश्न है एक उत्तम पुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है। कथन किसने कहा? कि एक उत्तम पुस्तक है तो वो शिक्षकों की भी शिक्षक होती है। इसीलिए कहता हूँ कि किताबें ज़्यादा पढ़ो भाई साहब, नौकरी लगना है तो किताबें पढ़ना ही पड़ेगा। मैं पहले वापस कह रहा हूँ। एडगर डेल ने कहा है ये, जुंग ने कहा है ये, डगलस ने कहा है ये, और निम्बर्ट ने कहा है ये। तो मित्रों राइट आंसर बताइए कि ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर है मित्रों डगलस ने कहा है। किसने कहा है ये? कि एक उत्तम पुस्तक शिक्षकों की भी शिक्षक होती है। ये कहने वाले थे डगलस थे मित्रों। तीसरा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे मित्रों। 20वां प्रश्न है एनसीईआरटी के सोपानों का सही क्रम कौन सा है? अदा प्रक्रिया प्रदा, प्रदा प्रक्रिया अदा, अदा प्रदा प्रक्रिया, और प्रदा अदा प्रक्रिया। तो मित्रों एनसीईआरटी के अनुसार जो दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है उसके सोपान दिए गए हैं ये, तो उनका क्रम बताओ। मित्रों इसका सही आंसर आता है अदा प्रक्रिया प्रदा। अदा मतलब होता है इनपुट, प्रक्रिया मतलब होता है प्रोसेस, और प्रदा मतलब होता है आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये इसका सही क्रम होता है एनसीईआरटी के अनुसार दैनिक पाठ योजना के सोपानों का। पहला विकल्प सही है मित्रों। 21वां प्रश्न देखेंगे। 21वां प्रश्न है गहन अध्ययनिष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा से आरंभ किया जाना चाहिए? कक्षा 2 से, कक्षा 3 से, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से? तो मित्रों राइट आंसर बताइए, फिर इसमें भी कुछ लॉजिक छिपा हुआ है। मित्रों राइट आंसर है कक्षा 6 से। अगर गहन अध्ययनिष्ठ पाठ की बात करें तो वहाँ मौन वाचन कक्षा 6 से चालू किया जाता है, और नॉर्मली पूछे कि मौन वाचन कब से चालू किया जाता है तो मित्रों वहाँ पर आपका आंसर रहेगा कक्षा 3 से। क्लियर है सभी के? कक्षा 3 से वहाँ पर राइट रहेगा। मित्रों एक बात और बता दूं मैंने कल आपको साइकोलॉजी में जो पिछड़ा बालक पढ़ाया था तो उसमें यूँ बताया था कि पिछड़े बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। तो देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यार ये क्वेश्चन आया था और यहाँ पर उन्होंने इस क्वेश्चन पे बोनस दिया था। उन्होंने एक बार मान लिया था मंदबुद्धि बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। तो यार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तो बहुत सी चीज़ें ऐसी मान रखी है जो वाकई राइट नहीं है, लेकिन उन्होंने मान रखी है तो मान रखी है। तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि अगर हस्तशिल्प की शिक्षा पूछे वापिस
तो आपको मंद बुद्धि करना है, वहाँ पे पिछड़ा नहीं करना है। मैंने उसको देखा क्वेश्चन को कि हाँ यार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अलग मान लिया इसको, लेकिन वाकई में तो पिछड़ा सही है, लेकिन आपको फिर मंद बुद्धि ही मानना पड़ेगा क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसको माना हुआ है। चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 22वां प्रश्न है, व्याकरण की किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली में, आगमन निगमन प्रणाली में, समवाय प्रणाली में और भाषा संसर्ग प्रणाली में। तो मित्रों ये बताना है कि व्याकरण की किस विधि में व्यवहारिक पक्ष जो होता है उस पर विशेष बल दिया जाता है। मित्रों राइट आंसर है भाषा संसर्ग प्रणाली में व्याकरण की जो व्यवहारिक पक्ष है उस पर विशेष बल दिया जाता है। चलिए मित्रों प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। 23वां प्रश्न है मित्रों, फ्लैश कार्ड से क्या सिखाए जाते हैं? जो फ्लैश कार्ड विधि है उसमें फ्लैश कार्ड से क्या सिखाए जाते हैं? कहानी लेखन सिखाए जाते हैं, शब्द व वर्ण रचना सिखाई जाती है, निबंध लेखन सिखाए जाते हैं या पत्र लेखन सिखाए जाते हैं? तो मित्रों इसका भी सही आंसर आपको बताना है। बताइए राइट आंसर इसका क्या रहेगा? साथियों इसका सही आंसर रहेगा शब्द व वर्ण रचना सिखाई जाती है। फ्लैश कार्ड से, फ्लैश कार्ड विधि में आपको पढ़ा चुका हूँ, अच्छी तरह से बताई थी कि फ्लैश कार्ड के माध्यम से शब्द रचना और वर्ण रचना सिखाई जाती है मित्रों। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे मित्रों। 24वां प्रश्न आता है मित्रों, प्रश्न नंबर 24 आता है, पाठ योजना के किस सोपान में अधिगम अंतः क्रिया की जाती है? अधिगम अंतः क्रिया किस सोपान में की जाती है? प्रस्तावना में की जाती है, प्रस्तुतिकरण में की जाती है, पुनरावृत्ति में की जाती है या मूल्यांकन में की जाती है? तो अधिगम अंतः क्रिया कहाँ की जाती है? दैनिक पाठ योजना में। तो राइट आंसर बताइए इसका। साथियों इसका सही आंसर रहेगा प्रस्तुतिकरण में अधिगम अंतः क्रिया की जाती है। अधिगम अंतः क्रिया का मतलब है छात्र और अध्यापक के मध्य जो क्रिया होती है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर होती है? मुख्यतया प्रस्तुतिकरण के मध्य होती है। प्रस्तुतिकरण में ही ये चीज़ें होती है। तो प्रश्न नंबर 24 का आंसर मित्रों दूसरा प्रश्न रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा, सॉरी। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे साथियों। 25वां प्रश्न है, भाषा की विषय वस्तु कौन सी नहीं है? शिक्षण विधियाँ, शब्दावली, व्याकरण और रचना। तो मित्रों ये बताना है कि कौन सी भाषा की विषय वस्तु नहीं है। बताइए मित्रों राइट आंसर। मित्रों सही आंसर है शिक्षण विधियाँ भाषा की विषय वस्तु नहीं है। शिक्षण विधियाँ तो भाई शिक्षण की विषय वस्तु है, भाषा की थोड़ी है, शिक्षण से संबंधित है ये तो मित्रों प्रथम विकल्प सही रहेगा इसका। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे मित्रों। 26वां प्रश्न आता है, स्पष्टीकरण का दूसरा नाम क्या है? स्पष्टीकरण का दूसरा नाम क्या है मित्रों? विश्लेषण है, संश्लेषण है, सारांश है और आत्मीकरण है। तो मित्रों राइट आंसर बताइए स्पष्टीकरण का दूसरा नाम क्या है? मित्रों प्रश्न नंबर 26 में राइट आंसर है स्पष्टीकरण को ही आत्मीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पष्टीकरण को ही आत्मीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे मित्रों। 27वां प्रश्न आता है, ये रहा आपके सामने 27वां प्रश्न। सहसंबंध उपागम किसने दिया? जिलर ने दिया, हर्बर्ट ने दिया, जेरोम एस ब्रूनर ने दिया या H.C. मॉरिसन ने दिया? तो मित्रों सहसंबंध उपागम किसने दिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर याद नहीं था तो लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर है मित्रों हर्बर्ट ने दिया है। सहसंबंध उपागम किसने दिया है? हर्बर्ट ने दिया है। दूसरा विकल्प सही है मित्रों। J.F. हर्बर्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं मित्रों। 28वां प्रश्न है, करिकुलम की रचना में प्रमुखतः ध्यान रखा जाता है। किसका ध्यान रखा जाता है? शिक्षक का, छात्र का, शिक्षक व छात्र दोनों का और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों करिकुलम मतलब होता है पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या की जब रचना की जाती है तो उसमें सबसे मुख्य रूप से किसका ध्यान रखा जाता है? तो मित्रों राइट आंसर है छात्र का। ठीक है, किसका ध्यान रखा जाता है? छात्र का। शिक्षक का इसमें ध्यान नहीं रखा जाता है। मुख्य रूप से छात्र के अकॉर्डिंग ही करिकुलम का निर्माण किया जाता है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पे सही है मित्रों। कौन सा विकल्प सही है?
दूसरा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं मित्रों। 29वां प्रश्न है, 29वां प्रश्न है मित्रों, सामाजिक अध्ययन उस विषय का नाम है जिसमें मानवीय संबंधों का विवेचन किया जाता है, देश का अध्ययन किया जाता है, या फिर वातावरण का अध्ययन किया जाता है, या मानव समाज के विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो मित्रों राइट आंसर बताइए, सामाजिक अध्ययन क्या है इन विकल्पों में से। मित्रों इसका सही आंसर है, सामाजिक अध्ययन में मानवीय संबंधों का विवेचन किया जाता है बजाय इन ऑप्शन के को देखते हुए। तो प्रथम विकल्प ही सही रहेगा मित्रों, सामाजिक अध्ययन में मानवीय संबंधों का विवेचन किया जाता है। विवेचन की जगह अध्ययन भी आ सकता था। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रयोजना विधि के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन, असत्य पूछ रहे हैं भाई साहब। पहला है इससे समस्या का व्यवहारिक हल प्राप्त होता है, दूसरा है यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, तीसरा है उत्पादकता संबंधित गुणों के विकास हेतु उपयुक्त विधि है, चौथा है इसमें सभी छात्र रुचि लेते हैं। तो मित्रों ये बताना है कि प्रयोजना विधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। साथियों सही आंसर है इसमें सभी छात्र रुचि लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी विधि है, खेल विधि के अलावा प्रत्येक विधि में सभी छात्र रुचि नहीं लेते हैं। तो मित्रों ये चौथा कथन क्या है, असत्य है। तो कैसे लगे प्रश्न कमेंट करके बताना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लास्ट तक तो वीडियो को लाइक भी करके जाना। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके जरूर जाना कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी की क्लास भी बहुत जल्द अपलोड करूंगा। सृजनशील बालक आज आपके पूरा हो जाएगा, संस्कृत की शिक्षण विधियाँ आज आ जाएगी। ठीक है मित्रों, चलते मिलते हैं अगले वीडियो में।